गुजरात के वडोदरा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क के बीचों बीच एक दूसरे से भिड़ गए। नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन दोनों पार्टियों ने रोड शो निकाला, लेकिन रोड शो के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। उसके बाद ऐसी झड़प हुई कि सड़क पर घूंसे, डंडे और पत्थर चलने लगे। भीड़ में एक तरफ बीजेपी के झंडे लहराते दिखे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के, लेकिन कार्यकर्ताओं ने झंडों को डंडों में बदल दिया और विरोधियों पर चलाने लगे। अचानक एक बड़ा सा पत्थर उछलता हुआ आया और एक शख्स के सिर पर लगा। लड़ाई केवल एक दूसरे को खदेड़ने की नहीं बची, बल्कि ताकत दिखाने की लड़ाई शुरू हो गई। रोड शो में चल रही कांग्रेस की एक गाड़ी भी शामिल थी जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई। फौरन ड्राइवर ने गाड़ी को दौड़ाकर खुद को बचाया। हाथापाई शुरू होने से पहले दोनों तरफ के नेताओं में बहस भी हुई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी और थोड़ी ही देर में सड़क पर दंगल शुरू हो गया। स्वाभाविक की बात है कि हम लोगों के बीच कुछ जाहिल लोग भी हैं जिनको 7 दशक बाद भी समझ में नहीं आया कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई वोट से लड़ी जाती है। चुनाव लड़ने का मतलब लाठी, डंडे, लात, घूंसों से लड़ना नहीं होता। ऐसे लठैत टाइप के लोगों की वजह से ही बहुत से लोग वोट देने से ही कन्नी काट लेते हैं। चुनाव प्रचार में ऐसी मारामारी दिखती है तो लड़ाई झगड़े से दूर रहने वालों के मन में ये डर बैठ जाता है कि ऐसे पागल मतदान केंद्र पर जाने क्या कर बैठेंगे। जिन उम्मीदवारों के समर्थक ऐसा करते हैं उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं घुसती कि वोटरों के बीच उनकी इमेज खराब होगी तो चुनाव जीतने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हरियाणा के करनाल में कुछ नगर निगम पार्षदों ने 4 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई के विरोध में नगर निगम दफ्तर में खूब हंगामा किया। वहां टाउन प्लानर के साथ मिलकर उन अवैध कॉलोनियों में मौजूद 7 दुकानों को गिरा दिया गया, जिसके विरोध में कुछ पार्षद इकट्ठा होकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने विक्रम कुमार नाम के टाउन प्लानर का घेराव कर लिया। हंगामा बढ़ता देख मेयर रेणु बाला गुप्ता और डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव इन लोगों को शांत करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो उनके सामने भी बवाल करने से नहीं चुके। कुछ देर बाद नगर निगम पार्षदों की मेयर और डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पहले से बने मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके बन गए अगर कोई आगे नींव से शुरू करेगा, नींव गिरेगी। इस बैठक में लिए गए फैसले के बाद नगर निगम के पार्षद तो शांत हो गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने यह साफ कर दिया कि सख्ती आगे भी जारी रहेगी। FIR दर्ज करके कार्रवाई कराएंगे, सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्री को रद्द किया जाएगा। इस बवाल से पहले नगर निगम का पंजा 4 अवैध कॉलोनियों की कुछ इमारतों पर चला, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में खुदाई करने वाली 2 मशीनें 2 इमारतों को गिराती दिखी। स्वाभाविक की बात है कि शहरों में अतिक्रमण रोकने और उसे हटाने की जिम्मेदारी नगर निगमों की है। अब तक नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण न हटाने की वजह से निशाने पर आते थे, लेकिन करनाल में उल्टा हो गया। वहां पार्षदों ने अतिक्रमण हटाने चले अधिकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि वहां जिन इमारतों का निर्माण अवैध घोषित किया गया था उनमें एक नेता की कुछ दुकानें भी शामिल थी। पार्षदों के बवाल के बाद प्रशासन का जोश जो है वो ठंडा हो गया। अब यह तय किया गया कि जिन मकानों का निर्माण पूरा हो गया है उनको नहीं गिराया जाएगा, सिर्फ वही इमारतें तोड़ी जाएंगी जिनके लिंटर अभी नहीं पड़े। खबर है कि रक्षा मामलों पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रफाल और चीन से जुड़ा मुद्दा उठाया और जबरदस्ती बहस की। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद विपिन रावत से कई सवाल पूछे। खबर है कि उन्होंने सबसे पहले राफाल की खरीद की बात की, जिसके बाद उन्होंने भारत और चीन का मामला उठाया और दोनों देशों के सीमा से वापसी से जुड़े कई सवाल पूछे। यही नहीं, खबर है कि कमेटी के बीजेपी सांसदों ने इस पर आपत्ति भी जताई और कहा कि राहुल गांधी तय एजेंडे से न भटकें, क्योंकि पता चला है कि बैठक में रक्षा क्षेत्र के बजट पर चर्चा होनी। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और लगातार मनमाने सवाल पूछते रहे, जिसके बाद समिति के अध्यक्ष जुएल ओराम नाराज हो गए और उनकी राहुल से तीखी बहस हुई। एजेंडा चलता हो और उस एजेंडा से कोई अगर बाहर सदस्य बात करे तो उसको सेटराइट करने का काम चेयरमैन का है, वही मैं करता हूँ। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में 525 मीटर की चुनरी चढ़ाई। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार तो वहां नर्मदा को 525 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। इसके लिए कई नावों का इस्तेमाल किया गया। पहले इन नावों को एक कतार से खड़ा किया गया, जिसके बाद वो चुनरी समेत नदी की धारा में आगे बढ़ने लगी। हर नाव पर कई लोग सवार थे जिन्होंने चुनरी को थाम रखा था।
इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु किनारे पर भी मौजूद थे, जिन्होंने नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसी तरह जबलपुर में भी नर्मदा जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए वहां 56 भोग का प्रसाद तैयार किया गया। बताया गया कि अलग अलग तरह के इन पकवानों को पिछले 10 दिन से तैयार किया जा रहा था, जिसे बाद में श्रद्धालुओं में बांट दिया गया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने पीएम वाणी योजना के तहत अपने सभी वार्डों में लोगों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया। News18.com की रिपोर्ट है कि नगर निगमों की हाल ही में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि राजधानी के कुल 272 वार्डों में 5000 वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां लोग वाईफाई तकनीक के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सहूलियत लोगों तक पहुंचाने के लिए हर वार्ड में 20 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। एक राउटर को लगाने में दिल्ली नगर निगम को करीब 4720 रुपए खर्च करने होंगे। नगर निगम को उम्मीद है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की से हुई छेड़खानी के आरोप पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक गुट के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के पर उनकी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मारपीट की इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें एक तस्वीर में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आए। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ डंडे चलने लगे। लात और घूंसों की आजमाइश भी इस लड़ाई में खूब हुई। घर की महिलाएं भी अपना हाथ आजमाने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी जमकर डंडे बरसाए। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां चीख पुकार मच गई। डंडों की मार से खुद को बचाते हुए कुछ लोग तो पास के नाले में गिर पड़े। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा जैसे सभी लोगों के सिर पर खून सवार हो। वीडियो बना रहा हूं। थोड़ी देर बाद मारपीट तो रुक गई, लेकिन दोनों ओर के लोगों में तीखी बहस का सिलसिला जारी रहा। बताया गया कि मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सौभाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं रोज देश के बहुत से गांवों, शहरों, कस्बों में होती हैं, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। महिलाओं के बारे में हमारी मानसिकता गंदी है, हमारी सोच गंदी है, हमारी जबान गंदी है। कोई हमारे परिवार की माँ, बहन, बेटी, बहू के बारे में भद्दी बात बोले तो खून खौल जाता, लेकिन दूसरों के परिवार की महिलाओं और लड़कियों पर अश्लील छीटाकशी करते समय हम लोगों को न तो लाज आती है, न ही कानून और समाज से डर लगता है। ये कड़वी सच्चाई है कि झगड़ा किसी भी बात पर हो, हम लोग गुस्से में माँ, बहन और बेटियों की गाली ही निकालते हैं। ये हम लोगों की घटिया और दोगली सोच का सबसे बड़ा नमूना है। वैसे तो बड़ा ज्ञान भगाड़ते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को देवी के तौर पर पूजा जाता है, फिर उन्हीं महिलाओं के बारे में हम अपनी जबान पर गंदी बात लाने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि अपने परिवार की महिला के बारे में अगर हम कोई बुरी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो दूसरे लोग कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? महिलाओं को देवी न सही, इंसान तो हम समझ ही सकते हैं। हमसे इतना भी नहीं हो पा रहा और हम अब भी खुद के इंसान होने का घमंड पाले हुए हैं। सभ्यता तो दूर, हम ये समझदारी भी नहीं दिखा रहे कि किसी लड़की या महिला से छेड़खानी, उस पर छीटाकशी करने से सिर्फ बवाल और दुश्मनी होनी। पूरे देश में खून खराबे वाले अपराध की सबसे बड़ी वजह महिलाओं के बारे में हमारी शर्मनाक मानसिकता ही है, जिसे बदलने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए। महिलाओं के जोर जबरदस्ती करना ही नहीं, बल्कि उनको गंदी नजर से देखना तक गंभीर अपराध बना दिया गया। पुलिस की गश्त बढ़ाई, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इसे देखकर ही हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का अधिकार देना तो हमारा फर्ज है। उसे याद दिलाने के लिए कानून का डंडा चलाना पड़े और हम उसकी भी परवाह ना करें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। वाराणसी में गंगा घाटों पर होने वाली गंगा आरती के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। News18.com की रिपोर्ट है कि वाराणसी के डीएम ने गंगा के घाटों पर होने वाली सभी आरतियों के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया है, जिसके बाद आरती करने वाली संस्थाओं और पुजारियों को नगर निगम की ओर से घाटों पर जगह दी जाएगी। यही नहीं, इन सभी संस्थाओं और पुजारियों को हर साल नगर निगम से अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा। जिला प्रशासन को यह फरमान उस वक्त जारी करना पड़ा जब 80 घाट पर 2 संस्थाएं गंगा आरती के लिए आमने सामने आ गई। पिछले 3 दिन से 80 घाट पर सुबह बनारस नाम की संस्था ने शाम की आरती शुरू कर दी, जिसका गंगा सेवा समिति ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह बनारस पहले सिर्फ सुबह की गंगा आरती करती थी। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों पर आरती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का नियम बना दिया, जो अगले महीने से लागू हो जाए।
जयपुर के कोटखावदा में किसान रैली के बहाने कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी एक किसान रैली की थी, जिसमें पायलट को न मंच पर जगह दी गई थी और न ही भाषण देने का मौका मिला था। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए पायलट और उनके समर्थकों ने उसी अपमान का बदला लिया, क्योंकि कहने को तो वहां कृषि सुधार कानूनों के विरोध में रैली की गई, लेकिन उसमें आई भीड़ को देखकर ऐसा लगा मानो पायलट गहलोत और राहुल गांधी को अपना दम दिखा रहे हैं। सचिन पायलट की किसान रैली चल रही है और रैली की तस्वीर नज़ारा देखिए कि किसान रैली से ज़्यादा सचिन पायलट को लेकर नारेबाजी हो रही है। इस रैली में पायलट जैसे ही मंच पर पहुंचे, उनके समर्थकों का उत्साह दुगना हो गया। यही नहीं, उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हालांकि पायलट ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए केवल कृषि सुधार कानून के विरोध में बात की, लेकिन इशारों में उन्होंने ये जरूर जता दिया कि गहलोत उन्हें हल्के में ना लें। किसान रैली के दौरान मंच पर सचिन पायलट के गुट के माने जाने वाले 13 और गहलोत गुट के कहे जाने वाले 2 विधायक मौजूद रहे। बताया गया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए पायलट गुट के विधायकों ने दिन रात एक कर दिया, क्योंकि वो राहुल गांधी की रैली से अधिक भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। एक सैनिक के घायल होने का जिक्र किया, लेकिन माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। चीन उन आंकड़ों को छिपाकर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल जून के महीने में हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि दुनिया की कई एजेंसियों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया था। हालांकि अब समझौते के तहत चीन की सेना LAC पर काफी पीछे हट चुकी है और दोनों देशों के बीच 10वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होने वाली है। इस बातचीत से पहले चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चीन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए जो पिछले साल जून में गलवान घाटी के बताए गए। इनमें एक वीडियो में भारतीय फौज चीन की सेना के सामने डटी नजर आई। हालांकि चीन ने इन वीडियो के जरिए भारतीय सेना को आक्रामक दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10वें दौर की बैठक से पहले इसे चीन की दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों से चीनी सेना पीछे हट चुकी है, जबकि 10वें दौर की बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सैनिकों को हटाने पर चर्चा होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले महीने चांदनी चौक में जिस हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था, आसपास रहने वाले लोगों ने बीती रात उसे फिर बना दिया। हालांकि ये मंदिर ठीक पहले वाली जगह पर न होकर उसके बेहद करीब बनाया गया, जिसके बाद मंदिर पर लोगों का तांता लग गया। भक्तों की मंडली वहां जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करती नजर आई। सामने आई तस्वीरों में चांदनी चौक में सड़क के बीचों बीच टिन की शीटों से छोटा सा मंदिर बना नजर आया। मंदिर के अंदर हनुमान की उसी मूर्ति की स्थापना की गई जो पुराने मंदिर में हुआ करती। चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्लान के चलते जिस मंदिर को तोड़ा गया था, कल रातों रात उस मंदिर की स्थापना यहाँ के लोगों ने कर दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी नए नवेले हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने वहां पूजा की और पुराना मंदिर तोड़ने का आरोप दिल्ली सरकार पर मढ़ते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। वो भी हनुमान जी के भक्त होने का अपना दावा करते हैं, तो वहाँ जाएं, वहाँ गलती का प्रायश्चित करें। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चांदनी चौक में नया हनुमान मंदिर बनाने का समर्थन किया। मुझे पता चला कि वहाँ पे मंदिर बन गया है, तो मैं भी कल जाऊंगा। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के लिए जब पिछले महीने वहां बने हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था, तब काफी बवाल हुआ था। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली के चांदनी चौक में सड़क के बीचों बीच हनुमान मंदिर था, जिसे हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। इस पर राजनीतिक बवाल भी खूब हुआ। बीजेपी ने मंदिर हटाने के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, तो आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की सत्ता वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम की देन बताया। कांग्रेस न तो दिल्ली में सत्ता में है और न ही नगर निगम में, इसलिए उसने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को हनुमान मंदिर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। अब उसी जगह के नजदीक फिर से हनुमान की वही मूर्ति स्थापित कर दी गई। चांदनी चौक में विकास के काम अदालत की निगरानी में हो रहे हैं और दोबारा मंदिर बनाने पर कानूनी पेच भी फंस सकता है। यही वजह है कि कोई भी मंदिर बनाने का श्रेय लेने के लिए सामने नहीं आया। दावा किया गया कि मंदिर स्थानीय लोगों ने बनाया, जहां पूजा पाठ, भजन कीर्तन शुरू हो गया। स्वामी रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल को अब कोरोना वायरस की दवा के रूप में मान्यता मिल गई है। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना वायरस की सहायक दवा के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके अलावा DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोनिल के एक्सपोर्ट का रास्ता भी साफ हो गया। पिछले साल स्वामी रामदेव ने इसी
कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर घोषित किया था, लेकिन बाद में आयुष मंत्रालय ने इसे केवल इम्यूनिटी बूस्टर कहा था, यानी ऐसी दवा जिसे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाया जा सके। पतंजलि का दावा है कि पिछली बार आयुष मंत्रालय ने जानकारी का अभाव होने की वजह से इसे इम्यूनिटी बूस्टर कहा था। हालांकि बाद में आयुष मंत्रालय ने एक कमेटी बनाकर कोरोनिल की वैज्ञानिक मापदंडों पर जांच की और जांच में दवा को कोरोना वायरस के मरीजों पर असरदार माना गया। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल दवा लेने वाले 70% कोरोना मरीज दवा लेने के 3 दिन के अंदर ठीक हो गए। स्वामी रामदेव ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दुनिया की अकेली दवा है। दुनिया की पहली दवाई हो गई है। देखो, वैक्सीन वो प्रिवेंशन है, वो दवाई नहीं। कोरोना होने के बाद कोई वैक्सीन नहीं करेगी का। कोरोना होने के बाद तो कोरोनिल खानी पड़ेगी, और जो हमारे समर्थक हैं उनको भी, और जो हमारा विरोध करते हैं वो भी दवाई यही खा लें और बाद में ठोक करके विरोध करें। उन्होंने भी ये दावा भी किया कि कोरोनिल की भारी मांग के बावजूद दवा की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के और दुनिया के लोगों को एक सस्टेनेबल हेल्थ मिले, जिसमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई केमिकल्स का जहर ना हो, और वो भी उपचार और उपकार की भावना से। ये यदि कोई दूसरी कंपनियां बनाती, विदेशी कंपनियां, उनको कोई मेडिसिन मिल जाती, अभी तो प्रिवेंशन में अटके हुए हैं, तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपए की बेचते वो लोग। हमने 535 रुपए की तब दी थी जब 5,000 रुपए की ब्लैक में बिक रही थी कोरोनिल और सारी। लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच भारत और अमेरिका राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में पहली बार अमेरिका से मंगाई गई 600 राइफल देखने को मिली, जिसके शामिल होने से यह अभ्यास बेहद खास बन गया। बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में दोनों देशों के सैनिक इन राइफलों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे। अमेरिका में बनी इन असॉल्ट राइफलों का निशाना बेहद अचूक माना जाता है और ये 500 मीटर दूर से भी दुश्मन को ढेर कर सकती हैं। ये राइफल जो है भारत ने अमेरिका से ली है। इसकी खास बात यह है कि ये वजन में हल्की है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार। हल्की होने की वजह से इन्हें नजदीक की लड़ाई में भी बेहद कारगर माना जाता है। इस राइफल में नाइट विजन समेत कई दूसरी खूबियां जोड़ी जा सकती हैं जो इसे और खतरनाक बना देती हैं। फिलहाल ऐसी 1.5 लाख राइफलें सेना में शामिल हो चुकी हैं, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात जवानों को दिया गया है। अमेरिका की इस खतरनाक राइफल के साथ हेलिना नाम की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी सीमा पर चीन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि तीसरी पीढ़ी की हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली लंबी रेंज की मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट क्लास में आती है, यानी अगर एक बार ये फायर हो गई तो खुद ब खुद अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। फिर इसे किसी सपोर्ट या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। तपती गर्मी हो या खून जमा देने वाली ठंड, बरसात हो या बर्फबारी, दिन हो या रात, हेलिना मिसाइल दुश्मन को ढेर करने के लिए हर पल हर मौसम तैयार रहेगी। बड़ी बात यह कि राजस्थान के पोखरण में अपने ट्रायल के दौरान हेलिना मिसाइल 100% सफल रही। मतलब यह कि इसने हर बार अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। हेलिना मिसाइल भारतीय सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि इसे रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था DRDO ने बनाया है। सौभाग्य की एक बात यह है कि आतंकवाद भारत और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों देशों की सेनाओं ने साझा युद्ध अभ्यास भी इसीलिए शुरू किया ताकि आतंकवाद से निपटने में वो एक दूसरे की रणनीति सीख समझ सकें। भारत और अमेरिका के बीच ये 16वां युद्ध अभ्यास है, जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद हुई। इस बार दोनों देशों की सेनाएं राजस्थान में पसीना बहा रही हैं, जिसमें करीब 800 सैनिक और आर्मी अफसर हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल वसूलने के मुद्दे पर मारपीट के बाद तोड़फोड़ कर दी। उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने विवाद बढ़ने पर एक शख्स से मारपीट की, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी लोग भड़क गए और उन्होंने टोल प्लाजा पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। उनमें कुछ लोगों ने हाथों में लाठियां उठा ली और टोल प्लाजा के शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी वहां पहुंच गई और तोड़फोड़ कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इससे पहले हंगामा कर रहे लोगों ने टोल प्लाजा से होकर गुजर रही कुछ गाड़ियों को वहां रोकने के लिए उनका रास्ता भी रोका।
सौभाग्य की एक बात यह कि हम लोगों को सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कीमत चुकाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण मुफ्त में नहीं होता, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसका खर्च भी हमको ही देना है। ये बात जानते तो सभी हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते। टोल देने के नाम पर ही बहुत से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कुछ लोगों को पैसे देना अखरता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी भरी रहती है कि पूरे इलाके में हमारा दबदबा है तो हम क्यों टोल दें। हमको एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर हम टोल देने से बचने के लिए ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो इसका खमियाजा अंत में हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। सरकार या तो अच्छी सड़कें बनाना बंद कर देगी या फिर गाड़ियां खरीदने वालों से एक मुश्त रोड टैक्स और वसूल लेगी। एशिया के सबसे बड़े स्लम माने जाने वाले मुंबई के धारावी में कोरोना के फिर से पैर पसारने के बाद मुंबई नगर निगम बीएमसी एक्शन में आ गई। पिछले कुछ दिनों में धारावी और उसके पास के इलाकों में रोजाना 20 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और इसलिए बीएमसी ने वहां मोबाइल टेस्टिंग और आरोग्य सेविका की शुरुआत कर दी, जिसके तहत महिलाओं की कई टीमें लोगों के घर घर जाकर उनकी जांच करती नजर आईं। उन्होंने लोगों के शरीर के तापमान के साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया। हमारे साथ आरोग्य सेतु सेविका है जो घर घर जाकर लोगों का टेम्परेचर चेक करती हैं और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स निकलते हैं तो उन्हें लेकर जाती हैं और उनका टेस्ट करवाती हैं। लंबे वक्त तक कोरोना का हॉटस्पॉट रही धारावी का दोबारा वो हाल न हो, इसके लिए बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन का भी सहारा लिया। ये मोबाइल वैन उस इलाके में जाती है जहां कोरोना का मरीज सामने आया है और उसके बाद उस मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट किया जाता है। हम लोग टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए लगातार पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो रहा है, इसकी तस्दीक के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और डिप्टी मेयर सुहास वाडकर भी एक 5 सितारा होटल पहुंचे। बहुत से होटल ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, एक पूरा फ्लोर उनके लिए रखा है। बीएमसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों से कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करने की अपील की। सौभाग्य की एक बात है कि मुंबई में हम आप जैसे लोगों ने अपनी लापरवाही से कोरोना का संकट दोबारा बुला लिया है। वहां लोकल ट्रेनों में आने जाने की छूट मिलते ही महामारी फैलने लगी, क्योंकि हम लोगों ने मास्क लगाना ही बंद कर दिया। हमने महामारी को मजाक बना दिया जो मुसीबत बनकर पूरे मुंबई के सिर पर दोबारा मंडराने लगी। खतरा पूरी मुंबई पर है। वहां हालात बेकाबू हुए तो महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों पर भी खतरा बढ़ेगा, क्योंकि मुंबई में देश भर के लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। सबसे ज्यादा चिंता मुंबई के धारावी इलाके में, वहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में लोग रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर कर पाना धारावी में मुश्किल है, इसलिए बीएमसी ने वहाँ कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। हालांकि असली जिम्मेदारी तो हम लोगों को ही उठानी, क्योंकि लापरवाही हमने की है और उसके शिकार भी हमको ही होना पड़ रहा है।